नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। यहां देखेंगे उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड में साहसी खेलों को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे अपने मिशन के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्णागिरी से जौलजीबी जाने वाले मार्ग पर स्थित चरण मंदिर से उचौली गोट क्षेत्र तक लगभग 12 किलोमीटर के ट्रैक पर रिवर राफ्टिंग की। इस दौरान सांसद अजय टमटा के साथ जनपद के कई वरिष्ठ अधिकारी भी राफ्टिंग में शामिल हुए। राफ्टिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नौजवानों के लिए कहा कि नौजवानों को खेलों की दुनिया से जुड़ना चाहिए। रिवर राफ्टिंग की वेशभूषा में ही मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस क्षेत्र में रिवर राफ्टिंग जैसे अन्य कई साहसी खेलों के लिए उपयुक्त जगह है। हमारी सरकार लगातार इस तरह के प्रयासों को बढ़ावा दे रही है। पूर्णागिरी क्षेत्र से होकर बहने वाली शारदा नदी में भी रिवर राफ्टिंग को बढ़ावा देने के लिए हम सितंबर माह में यहां रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं। आवश्यक संबंधित तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर साल लाखों की तादाद में तीर्थयात्री माता पूर्णागिरी के दर्शन करने आते हैं। हम चाहेंगे कि वे दर्शन लाभ लेने के साथ साथ रिवर राफ्टिंग का भी लाभ ले सके। साथ ही प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सभी नौजवानों को आज खेलों की दुनिया में आना चाहिए, खेल खेलना चाहिए। पहले के जमाने में ये कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो आज कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। ये जो हमारे सैलानी हैं वो इसका आनंद ले सकते हैं और ये पूरी तरह से सुरक्षित भी है यहाँ पर, और अच्छा इसको हम लोग और भविष्य में प्रयास करेंगे कि और अच्छा हो, जिससे कि मां पूर्णागिरी के दर्शन करने वाले लोग, सैलानी, आसपास के क्षेत्रों से आने वाले, वो जहां मां पूर्णागिरी के दर्शन करेंगे, दर्शन के साथ साथ इस साहसिक पर्यटन का हरिद्वार में सड़कों पर अवैध होर्डिंग का जाल बिछा हुआ है। आपको बता दें कि नियमों को ताक पर रखकर जिले में सैकड़ों अवैध होर्डिंग लगाए गए हैं। जब इस मामले में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को अवैध होर्डिंग लगाने की इजाजत नहीं दी है। अवैध होर्डिंग से कई व्यावसायिक संस्थानों का प्रचार प्रसार भी हो रहा है और प्रदेश सरकार को लाखों के राजस्व का चूना भी लग रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां अज्ञात बदमाशों ने सिग्नेचर एंटरप्राइज फैक्ट्री में घुसकर 6 कर्मचारियों के साथ मारपीट की है, जिसमें कर्मचारी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारे सिग्नेचर एंटरप्राइज जो इब्राहिमपुर में स्थित है, उसमें कुछ अज्ञात बदमाशों ने गेट खोलकर अंदर घुसकर हमारे वर्करों के साथ मारपीट करी है, बहुत जबरदस्त। मारने के पर्पज से वो लोग थे, डंडे लाठी लेकर आए हुए थे, तलवारें वगैरह थी, पाइप पे लोहे के चाकू थे, बहुत ही खतरनाक तरीके से अपना वो लड़ने के पर्पज से आए हुए थे। किस समय की? ये 6 बजे की बात है और ये घटना 6 बजे से 8 सवा 8 बजे तक चली है। और लड़के आए, हम लोग काम कर रहे थे, वो गेट तोड़ के अंदर आए, हमने पूछा क्या है, वो ऑफिस में घुसने की कोशिश किया, हमने उनको रोका, वो हमारे पे फिर मारने की कोशिश की, दोबारा पिलाने रफ्तार करके मारा, बहुत ताला वाला सब तोड़ दिया। कनखल थाना क्षेत्र में होली के मौके पर बीते बुधवार को युवकों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में तलवारें तक चल गई, कुछ युवकों को चोटें भी आई हैं। वीडियो वायरल होते ही थाना कनखल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया है कि कार की पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। तभी एक पक्ष के द्वारा तलवार लहराई गई, जिसमें दूसरे पक्ष के अंकित नाम के व्यक्ति को
चोट आई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कितने मारा उसने? ये तलवार लेके थे। जगजीतपुर का मामला है। वहां पे कार की पार्किंग को लेके दो पक्षों में विवाद हुआ था और एक पक्ष द्वारा तलवार निकाल के और लहराया गया, जिसमें दूसरे पक्ष के अंकित सैनी को चोट आई है उसकी उंगली में। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें बलवा और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। हमारी टीम इनके घरों पर दबिश दे रही है और जो भी संभावित ठिकाने वहां पे दबिश दे रही है। जल्द ही इनको पकड़ लिया जाए। उसमें एक अंकित सैनी घायल हुए हैं और जो एक्यूज पक्ष है उसमें 4-5 लोग थे। हरिद्वार में बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे अस्पताल, लैब और क्लिनिक की जांच पड़ताल के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीम का गठन कर दिया गया है। टीम को 15 दिन के अंदर जांच पड़ताल कर रिपोर्ट देनी होगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरिद्वार जिले में बिना पंजीकरण के संचालित होने वाले अस्पताल, पैथोलॉजी लैब एवं क्लिनिक की बाढ़ सी आ गई है। शहर के अलावा कस्बों और गांवों में भी इस तरह के क्लिनिक और लैब संचालित हो रहे हैं। अब स्वास्थ्य विभाग ने इन अस्पताल, क्लिनिक और लैब पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। यहां पर स्वास्थ्य विभाग ने टीम का गठन किया है और 15 दिन के अंदर जांच पड़ताल की जो रिपोर्ट है उसे सौंपने को कहा गया है। अस्पताल, लैब और क्लिनिक की यह जांच की जाएगी, जिसके बाद 15 दिनों के अंदर यह रिपोर्ट सौंपनी होगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस टीम का गठन भी कर दिया गया है। रुड़की के रामनगर स्थित सिविल कोर्ट परिसर में तारीख पर आई महिला ने अपने पति और अधिवक्ताओं पर उसके भाई के साथ जमकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उत्तकी ग्राम निवासी महिला का अपने पति के साथ सिविल कोर्ट रामनगर में वाद चल रहा है। वहीं आज महिला अपने भाई के साथ न्यायालय में तारीख पर पहुंची थी। काउंसलिंग के दौरान पति ने महिला को अपने साथ ले जाने से साफ मना कर दिया। महिला का आरोप है कि न्यायालय परिसर में उसके पति और पति के अधिवक्ता ने उसके और उसके भाई के साथ जमकर मारपीट की है। महिला ने आरोप लगाया है कि इसके बाद उसके साथ बहुत बदसलूकी भी की गई और मारपीट तक की गई। महिला के भाई सन्नी सालार ने कहा कि उसके जीजा ने अपने अधिवक्ता के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की है, जिसके बाद वो जान बचाकर मौके से भागे हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मैं पैलसिंग करने के लिए आई थी। मेरी तारीख थी आज यहाँ पे अपने पति के साथ हस्बैंड पे। हमारी पैलसिंग चल रही थी। उसने मुझसे मना कर दिया कि मैं तुम्हें ले जाना नहीं चाहता। फिर उससे बाहर आते उसने मेरे भाई पे हाथ उठाने शुरू कर दिए, बहुत पिटाई की। फिर उसने यहाँ वकील सारे इकट्ठे हो गए। इन वकीलों ने इकट्ठे होकर हमारा पूरा बजाया। हमारे वकील का चैम्बर भी तोड़ दिया, डंडा रख रखा था उससे बजाया। उसके साथ में एक मोटा सा वकील था, उसने मेरे गेर के सड़क पर मेरे साथ में बदतमीजी की है। मेरे मुंह पे लात बजाई, पेट में लात बजाई, मेरे साथ रेप करने की भी कोशिश की। फैमिली कोर्ट में डेट थी तो दोनों पार्टी आई हुई थी और फैमिली कोर्ट से ही जो महिला पक्ष है, महिला पक्ष का भाई शिवानी है उसका नाम लड़की का, और उसका भाई सन्नी और अनंतपाल नाम है उसके फादर का, जैसा कि मुझे जानकारी हुई है। और लड़का है सचिन खोकर जिससे वो ब्याही हुई है शिवानी। तो इनमें कोई पैसों का लेन देन हो गया था, 9-10 लाख रुपए का लेन देन हो गया, कोई कॉम्प्रोमाइज की बात हुई थी। उस बात को लेके इनमें कोई मारपीट हुई। शिवानी और उसके भाई और अनंतपाल ने उस लड़के को वहीं से कोर्ट के बाहर से ही मारना शुरू कर दिया। मेरी बहन का केस चल रहा है इनसे और हम तारीख पाए थे और वे मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और उनका वकील है मेदारती वाली। उसने उनके साथ मिलकर हमारे पर हमला करा है और हम जो वहां से जान बचा के अपने चैम्बर में भी भाग गए थे। चैम्बर का गेट तोड़ दिया है और तोड़ कर जब हमें बाहर काट के बहुत बुरी तरह हमारे साथ मारपीट करते थे।
रुड़की में दो परिवारों की होली की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब दोनों परिवारों के नहाने गए दो युवक गंग नहर में डूबकर लापता हो गए। दरअसल मामला रुड़की का है, जहां सोनाली पार गंग नहर में अलग अलग हादसों में दो युवक गंग नहर के तेज बहाव में डूबकर लापता हो गए। वहीं लापता युवकों के डूबने की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने दो दस्तों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और यहां पर परिवार में कोहराम मच गया है। दो लोग होली के दौरान यहां पर गंग नहर में नहाने के लिए गए थे। जब वो नहाने गए तो वो लापता हो गए, डूब गए, जिसका कुछ पता लोगों को नहीं लग पाया। परिवार तक जब ये बात पहुंची तो परिवार में हड़कंप मच गया और वो परेशान हो गए। यहां पर यहाँ पर एक लड़का और तीन लड़के थे, होली रंग खेल के आ रहे थे इधर से पार्क की साइड से, और यहाँ पर कूद गया है। उसके दोस्त दो थे साथी उसके दो, उसके बाद में एक साथी था उनको कूद गया है और उसका पता नहीं चला अभी तक क्या हुआ है। कैसे डूब गए? खबर विकासनगर से है, जहां कब्जाधारियों पर अब प्रशासन का शिकंजा कसने वाला है। आपको बता दें कि सालों से यूजेवीएनएल की सड़कों सैकड़ों बीघा भूमि पर कब्जा जमाए बैठे कब्जाधारियों के कब्जे पर लंबे समय बाद आखिरकार विभाग ने बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। उक्त परियोजना क्षेत्र में पहले यह भूमि सिंचाई विभाग के अधीन रही, लेकिन जब उत्तराखंड जल विद्युत निगम अस्तित्व में आया तब यह भूमि उसको हस्तांतरित कर दी गई। यहां पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में प्रशासन अब नजर आ रहा है। भूमाफियाओं पर तगड़ी कार्रवाई और एक्शन की तैयारी में प्रशासन यहां पर नजर आ रहा है। जमीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और ताबड़तोड़ कार्रवाई में अब प्रशासन जुटा हुआ है। यहां पर जिन्होंने भी जमीन पर कब्जा किया हुआ है उनको प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है और अब बुलडोजर चलाने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। खबर काशीपुर से है, जहां भारत विकास परिषद के तत्वाधान में रामलीला मैदान में होली मिलन मेले का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, नगर की प्रथम महिला मेयर उषा चौधरी, आरएसएस जिला प्रचारक सौरभ जोशी, समाजसेवी आशीष गुप्ता समेत कई लोग शामिल हुए। साथ ही भारत माता और स्वामी विवेकानंद जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित कर मेले का शुभारंभ किया गया। मेले में कई राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के होली मिलन स्टॉल लगाए गए। बच्चों के लिए तरह तरह के झूलों की व्यवस्था भी यहां की गई। देवभूमि उत्तराखंड के इतिहास में महाभारत काल से ही काशीपुर नगरी का उल्लेख होता है और काशीपुर के इतिहास में करीब पिछले 50 वर्षों के होली पे रंग वाले दिन शाम को पारिवारिक होली मेले का आयोजन होता है। इस मेले को पिछले 33 वर्षों से भारत विकास परिषद काशीपुर के तत्वाधान में आयोजित किया जाता है। प्रारंभ में ये नगर पालिका में होता था, लेकिन समय के साथ और जैसे जैसे मेले की भव्यता बढ़ती जा रही है, इसे हम करीब पिछले 10 सालों से रामलीला मैदान में आयोजित कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि काशीपुर भारत का परिषद के तत्वाधान में न केवल परिषद के अलावा और कई राजनीतिक सामाजिक एनजीओ के स्टॉल लगते हैं, जो बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। होली के अवसर पर वैसे तो विगत 50 वर्षों से जो पहले नगर पालिका प्रांगण में एक होली मिलन मेला लगता था, लेकिन विगत 32 वर्षों से भारत विकास परिषद काशीपुर इस मेले का और भव्य आयोजन करती है। और मुझे लगता है पिछले 20 वर्षों से रामलीला मैदान में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है
प्रतिवर्ष एक नया उत्साह और एक नई उमंग के साथ कुछ आकर्षण पैदा करने का प्रयास रहता है। इस वर्ष इस होली मिलन कार्यक्रम के अवसर पर और अपने कुमाऊं के प्रसिद्ध गजल गायक श्रीमान प्रभाकर जोशी जी, जो अपनी टीम के साथ हमारे आग्रह को स्वीकार कर काशी में आए। ये कार्यक्रम हमारे काशीपुर में प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसमें हर आदमी, हर व्यापारी, हर उद्योगपति, हर महिला, हर बहन के बाद 2 बजे के बाद नहाने धोने के बाद कपड़े बदल करके स्वच्छ कपड़ों में इस कार्यक्रम में आते हैं और एक दूसरे को मिलते हैं। शिफनकोट के बेघरों की वादा निभाओ आंदोलन 9वें दिन भी जारी रहा और शिफनकोट के बेघरों ने शहीद स्थल से नगर पालिका तक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व आयुक्त एसएस पांगती सहित कांग्रेस और उक्रात के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और नगर पालिका प्रांगण में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नगर पालिका अध्यक्ष और मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय प्रवक्ता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि जब तक इन मजदूरों को न्याय नहीं मिल जाता, इनके आंदोलन का समर्थन किया जाता रहेगा। जो आज हमने आंदोलन किया सिफनकोट वासियों के साथ, हमने उन्हें समर्थन भी दिया। और दूसरा, नगर पालिका जो सो रखी है उसको हम जगाने के लिए आ रखे हैं। और जो उत्तराखंड राज्य सरकार है, वर्तमान में सरकार है, वो पहाड़ विरोधी सरकार है। उन्होंने पहाड़ को उजाड़ने का काम करा, बसाने का काम नहीं करा। एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री शिलान्यास कर देते हैं, उसे भूमि पूजन करवा देते हैं और बाद में जनता को गुमराह करने का जो काम किया है, तो भ्रष्टाचार की सरकार है और आने वाले समय में पूरी जनता इन्हें सबक देने को वाली है। और दूसरा, आज नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता को एक खुली चेतावनी देता हूं, जल्द से जल्द अपना वादा निभाओ। जो गरीबों को जो वोट मांगते समय जो तुमने अपने वादे करे, तो वादे जो भूल गए, आने वाले टाइम में जल्द चुनाव नजदीक आ रहा है। देखिए, जो अनुज गुप्ता हैं, ये चेयरमैन जो मसूरी नगर पालिका के हैं, इन्होंने बहुत वादा खिलाफी की है। इनके साथ जब अपना चुनाव लड़ रहे थे तो उससे पहले इनको वो न्यायालय गए और इनको स्टे दिलाया, और जब वो स्टे हो गया इन्होंने उनको समर्थन किया और वो जब चुन के आ गए तो उसके बाद उन्होंने इनसे वादा किया था कि इनको वो परमानेंट जो इनकी व्यवस्था करेंगे। उसके बाद इन्होंने वादा खिलाफी करते हुए इनको वहां से उजाड़ा है और दूसरी जगह भी इन्होंने स्थान नहीं दिया। हमारे ये आंदोलन, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, जब तक हमें छत नहीं मिलता है, तो ये आंदोलन जारी रहेगा। और जहां तक रही अध्यक्ष जी की बात, इनके चोर के दाढ़ी में तिरंगा होता है। उन्हें पता था कि सिफनकोट के जो उन्होंने वादा किए थे वो पूरा नहीं किया। एक फुटबॉल बना रहे हैं और अध्यक्ष जी शायद ये भूल गए कि जो वादा उन्होंने किए थे वो वादा पूरे नहीं हुए। और अध्यक्ष जी, आप जितना भागना है भाग लीजिए, मगर हम आपको छोड़ेंगे नहीं है। जब तक हमें छत नहीं मिलती हम आपको छोड़ेंगे नहीं, कहीं तक नहीं छोड़ेंगे आपको। हम सब बढ़िया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह भिष्ट ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं लायन निवारण आयोग ने द्वितीय राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में सबसे अधिक अस्थायी पलायन 3 जिलों से हुआ है। अल्मोड़ा जिले में 1090 गांवों से 54,519, वहीं टिहरी गढ़वाल में 906 गांवों में से 41,349 और पौड़ी गढ़वाल के 1057 गांवों से 29,053 लोगों ने अस्थायी पलायन किया है। उन्होंने बताया कि देहरादून, चंपावत और बागेश्वर के गांवों से कम पलायन हुआ है, जबकि हरिद्वार के रुड़की ब्लॉक में मात्र 6 गांवों में से सबसे कम 250 लोगों ने पलायन किया है। देहरादून, चमोली, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी पलायन पर अंकुश लगा है। साथ ही उन्होंने बताया कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अस्थायी पलायन का प्रभाव अधिक होने के आंकड़े भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी में अस्थायी पलायन के प्रभाव में अपेक्षाकृत कमी देखने को मिली है। शीशपाल सिंह भिष्ट ने बताया कि उधम सिंह नगर में देहरादून में सबसे कम स्थायी पलायन हुआ है। बीते 5 सालों में उधम सिंह नगर और देहरादून के गांव से अन्य जिलों की अपेक्षा कम पलायन हुआ है। स्थायी पलायन के मामलों में भी अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल ही सबसे आगे है।
खाली होंगे और गांव। उत्तराखंड राज्य में पलायन एक बड़ी समस्या के रूप में है और राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। 2018 से 22 तक की जो पलायन आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है सरकार को, उसमें पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा जनपदों से पलायन बड़ी भारी मात्रा में हुआ है। यहां से बड़ी भारी संख्या में गांव के गायों मानव रहित हो रहे हैं, जो राज्य के लिए बड़ी समस्या के रूप में है। और पलायन अगर इसी रफ्तार से राज्य में होता रहा तो एक न एक दिन उत्तराखंड में जनसंख्या असंतुलन का भी खतरा पैदा होता और गांव के गांव जब इसी तरह लोगों से खाली होते रहेंगे तो उत्तराखंड के विकास पर और निश्चित तौर पर जो है सीमावर्ती प्रदेश होने के कारण जो है सुरक्षा की दृष्टि से अब खबर पौड़ी से है, जहां आबकारी विभाग पौड़ी की यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गरुड़ चट्टी पर नियमों को ताक पर रखकर अवैध शराब का ठेका खोलने का आरोप लगा है। इसके मद्देनजर गरुड़ चट्टी के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर कार्रवाई करने की मांग भी की है। इस दौरान ग्रामीण चंद्रभूषण शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेशों के विपरीत अब तक गरुड़ चट्टी में शराब का ठेका चल रहा है, जो सीधे सीधे कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इसी के मद्देनजर उन्होंने जिलाधिकारी पौड़ी से मुलाकात कर इसे पूरे मामले में उन्हें अवगत कराया है। यहां पर अवैध शराब का ठेका खोलने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने आरोप इसका लगाया है और अधिकारी से इस पर तुरंत कार्रवाई की मांग भी की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो ग्रामीण हैं उन्होंने अपनी शिकायतें लेकर वो जिलाधिकारी से मिले और तुरंत इस अवैध शराब के ठेके पर कार्रवाई करने की मांग उन्होंने की। और अभी हमने डीएम पौड़ी जो मिस्टर डॉक्टर चौहान हैं, आशीष चौहान, उनके साथ बात हुई है। तो पहले जो कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे तो आबकारी डिपार्टमेंट जो कोर्ट के ऑर्डर पे लगातार गुमराह कर रहा था, उन्होंने अधूरे ऑर्डर की कॉपी सबको दिखाई है और जो फाइनल ऑर्डर है जिसमें रिट पिटीशन को डिसमिस किया गया, उस ऑर्डर की कॉपी को छुपाया गया। यहां तक कि ज्वाइंट सेक्रेटरी मिस्टर बीएस चौहान, मुख्यालय आबकारी देहरादून, उनको भी फाइनल ऑर्डर कॉपी के बारे में नहीं पता था। अभी लास्ट टाइम हमने जो 28 फरवरी को जो हमने वहां पर एक धरना दिया था, उसमें भी सभी लोगों ने ये कहा कि हम आगे इस पे कार्रवाई करेंगे और वहां पर भी अधूरे जो ऑर्डर की कॉपी दिखाई गई। रॉन्ग प्रूव नहीं करते हो, टिल बी कंसिडर्ड राइट। या इंक्वायरी डीएम के ऑर्डर है वो तो प्रूव कर ही रहे हैं, इसको समझिए। वनागिन घटनाओं की रोकथाम के लिए डीएम पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने एनआईसी कक्ष में समीक्षा बैठक ली है। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर नामित नोडल अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी बनाए रखें, साथ ही जंगलों में आग लगने पर तत्काल कंट्रोल रूम में उसकी जानकारी दें। वनागिन की जानकारी कंट्रोल रूम में न देने पर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी और नोडल अधिकारी कोर्ट का स्पष्टीकरण तलब किया। वनाग्नि घटनाओं की रोकथाम बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी, वन विभाग, पुलिस और ब्लॉक स्तर पर नामित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन वनाग्नि की रिपोर्ट जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम को प्रस्तुत करें। यहां पर नोडल अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी बनाए रखने के लिए कहा गया है। डीएम ने एनआईसी कक्ष में समीक्षा बैठक ली है और तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।